नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं संकेत उपाध्याय। देखिए, सीधी सी बात है, ये जो आपने अभी देखा, जिस रेट पे चीजें चल रही थी, और हम लगातार इस कार्यक्रम में ये चीज कहते भी आए हैं कि वो दिन दूर नहीं जब एक नया मंत्रालय आ जाएगा जिसका नाम होगा डिपार्टमेंट ऑफ आपत्ति, मिनिस्ट्री ऑफ आहत। यानी कि बात बात में आहत होने वाले एक मंत्री होंगे और उनके अंदर एक विभाग होगा जिसे कहते हैं आपत्ति विभाग, जिसका काम ये होगा कि एक मोहर लेकर के फिल्मों पर वो ये तय करें कि आहत, आहत, इससे भी आहत, उससे भी आहत, गाने से आहत, कपड़े से आहत, रंग से आहत, वेशभूषा से आहत, किसी वेब सीरीज से आहत, आहत ही रहते हैं। ऐसे आहत प्रधान लोगों को खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नसीहत दे दी है कि वो सुर्खियों में आने के लिए फिल्मों या अन्य व्यक्तित्वों पर गैर जरूरी टिप्पणियां करने से बचे। बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी है, नेशनल एग्जीक्यूटिव जिसे कहते हैं, उसकी बैठक में प्रधानमंत्री मोदी ने अपने नेताओं और कार्यकर्ताओं को इस तरह से ये ठोस संदेश दे दिया है। आगे चल के आपको बताएंगे, क्योंकि एक मंत्री हैं जो एकदम फिट कैंडिडेट हैं आहत मंत्रालय के मंत्री होने। उन्होंने ये भी कहा है कि कभी कभी फिल्मों या लोगों पर ऐसी टिप्पणियां हमारे मेहनत से किए गए काम पर हावी हो जाती हैं। हम इतनी मेहनत करते हैं, उसके बाद कोई टिप्पणी हो जाती है और फिर वो सारी डिबेट और सब कुछ उस दिशा में चला जाता है। हमारी मेहनत फेल। भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में शामिल हुए नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने क्या जानकारी दी है, आइए सुनते। सर, कुछ तमाम नेता हैं जो बीजेपी के हैं, कुछ मंत्री भी हैं, पूर्व मंत्री भी हैं, सांसद भी हैं, तमाम तरीके की टिप्पणियां करते रहते हैं, जिसको लेकर के सोशल मीडिया में चर्चाएं होती हैं। कहीं ना कहीं वो सार्थक नहीं रहती। उसको भी लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने कुछ संकेत दिया। मोदी जी ने पहली बार नहीं, हमेशा ऐसे लोग जो लोग के समाज में बिखराव टकराव वाली बात करते हैं, उनको हमेशा टोका भी है और उनको ताकीद भी दी है। लेकिन एक चीज आपको समझना होगा, ये तो मोदी जी का बहुत बड़ा बड़कपन है कि वो हमेशा जो है वो पार्टी से जुड़े हुए लोग या अपने से जुड़े हुए लोगों को कभी भी इस तरह की कोई बात जो है वो स्वीकार नहीं करते। लेकिन जो है वो दूसरी तरफ भी देखिए आप ना, दूसरी तरफ जिस तरह की जहरीली बातें, सर तन से कलम और ये वो क्या क्या आती हैं बातें, ये जो सेकुलर सिंडिकेट है उस पर खामोश रहता है। कांग्रेस से कभी नहीं सुना हमने उनका विरोध, कभी ममता जी कभी विरोध करती नहीं दिखाई पड़ी, कभी अखिलेश जी विरोध करते नहीं दिखाई पड़े। ये तो मोदी जी हैं कि बार बार उन लोगों को सचेत भी करते हैं, सावधान भी करते हैं, और जो लोग इस तरह की हिमाकत करते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई भी होती है। लेकिन ये दोनों तरफ होना चाहिए, दोनों तरफ से इस तरह की जहरीली बातों पर लगाम भी लगनी चाहिए, रोक भी होनी चाहिए। दरअसल फिल्मों या अलग अलग क्षेत्र की हस्तियों को ऐसी टिप्पणियों का सामना हमेशा करना पड़ता है। वो भी मन में ये सोचते हैं कि एक मंत्रालय ही रख दीजिए, उसका काम हो कि सेंसर बोर्ड के बाद वो भी अपना सर्टिफिकेट दे दे या तय कर दे कि फिल्म चलेगी या नहीं। इस काम में कई छोटे मोटे संगठन ही, कई बड़े नेता या मंत्री, वो सब शामिल रहे। यानी कि फ्रिंज ग्रुप्स जिन्हें कहा जाता है, वो भी शामिल रहे हैं फिल्मों में आपत्ति करने, लोगों के खिलाफ आपत्ति करने में और आहत हो जाने में। बड़े बड़े मंत्री, हिंदू संगठन ही नहीं, मुस्लिम संगठन भी। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्र का नाम सबसे ज्यादा ध्यान में आता है। हाल ही में उन्होंने शाहरुख खान की फिल्म पठान के गाने में अभिनेत्री दीपिका पादुकोण के कपड़ों पर टिप्पणी की और अल्टीमेटम दिया कि अभिनेत्री की वेशभूषा और दृश्यों को ठीक करें, नहीं तो फिल्म को मध्य प्रदेश में इजाजत नहीं दी जाएगी।
मध्य प्रदेश में एक और फिल्म को लेकर के भी बवाल चल रहा है और वो है गांधी वर्सेस गोडसे। वो ये नहीं कर रहे हैं मंत्री जी, लेकिन वहां पर ये हो रहा है। वैसे इस मामले में वो अकेले आहत नहीं थे। कांग्रेस और कुछ मुस्लिम संगठनों में भी फिल्म के सीन्स पर आपत्ति जताई थी। हम पठान की बात कर रहे हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम त्योहार कमेटी ने क्या कहा था ये आपको बता दें। उनका यह कहना है कि इससे मुस्लिमों की भावनाओं को भड़काया गया, उनको चोट पहुंचाई गई। लेकिन नरोत्तम मिश्रा जिम्मेदार पद पर हैं, इसलिए उनकी बात सुर्खियों में ज्यादा रही और बढ़ चढ़ करके रही। और एक फिल्म ही नहीं, वो कई फिल्मों से आहत हुए दिखे। तो आइए एक बार फिर से आपको दिखाएं एक ट्रेलर कि कहां कहां आहत हुए मध्य प्रदेश के गृह मंत्री, आहत मंत्री, डिपार्टमेंट ऑफ आपत्ति नरोत्तम मिश्रा। ये काफी आपत्तिजनक पिक्चर है। इसमें हमारी काली माता को सिगरेट पीते हुए दिखाया है। मैं इस पर FIR कराने के लिए बोलूंगा और मध्य प्रदेश में प्रतिबंधित फिल्म कैसे हो इस पर विचार करेंगे। मैंने उसका ट्रेलर देखा है और सच में उसमें आपत्तिजनक दृश्य है। हमारी आस्था के जो केंद्र बिंदु हैं उनको जिस रूप में दिखाया गया है वो अच्छा नहीं है। हिंदू धर्म के धार्मिक त्योहारों को लेकर ही इस तरह की क्लिपिंग, विज्ञापन क्यों जारी किए जाते हैं? आज वो इन लेस्बियन को करवा चौथ का व्रत तोड़ते हुए छलनी में देखते हुए बता रहे हैं। कल को लड़का लड़की दोनों लड़के ही फेरे लेते दिखा देंगे, शादी करते हुए दिखा देंगे। ये आपत्ति है। क्यों आश्रम नाम क्यों? और किसी दूसरे का रख के दिखाओ। हम एक स्थायी गाइडलाइन जारी करने वाले हैं कि आपत्तिजनक अगर कोई सीन है या किसी धर्म की भावना को आहत करने वाले कोई सीन अगर आपकी स्टोरी में है तो पहले प्रशासन को वो स्टोरी दें और अनुमति लें, उसके बाद ही वो फिल्मांकन करें। मैं ये निवेदन करूंगा कि इसके दृश्यों को ठीक करें, वेशभूषा को ठीक करें, अन्यथा मध्य प्रदेश में इस फिल्म को अनुमति दी जाए या न दी जाए ये विचारणीय प्रश्न होगा। तो ये आपने देखा एक छोटी सी फिल्म हमने भी बना डाली, डिपार्टमेंट ऑफ आपत्ति, मिनिस्ट्री ऑफ आहत, मध्य प्रदेश। और शायद यही कुछ वो उदाहरण रहे होंगे जिसके चलते प्रधानमंत्री ने इस बात का उल्लेख किया, एक नसीहत दी कि जरा काम पर फोकस कीजिए, इन सब चीजों पर नहीं। बात बात में फिल्मों पर आपत्ति करने से कुछ नहीं होगा, काम पर फोकस दीजिए, जो हमने काम किया है उसका प्रचार कीजिए, उसकी बात कीजिए। अब नरोत्तम मिश्रा ही क्यों, कई हिंदू और मुस्लिम संगठन भी फिल्मों को लेकर ऐसी धमकियां देने में पीछे नहीं रहे हैं। जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले हमने आपको बताया भी था, इसी फिल्म को लेकर के मुस्लिम संगठन भी पीछे पड़े हुए हैं। जिसको देखो वो अपना आहत मंत्रालय चला रहे। आप बहुत पीछे मत जाइए, पिछले साल के ही कुछ हम वाकये आपको दिखा देते हैं। अगस्त 2022 फिल्म लाल सिंह चड्ढा, वाराणसी की सनातन रक्षा सेना ने घर घर जाकर लोगों से कहा कि आमिर खान की इस नई फिल्म को देखने मत जाइए। यहां तक कि उन्होंने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से फिल्म पर पाबंदी लगाने की भी मांग कर दी। तब अभिनेता आमिर खान ने तब कहा था कि किसी का दिल दुखाना नहीं चाहता, पर अगर लोगों को फिल्म नहीं देखनी तो उस बात की वो इज्जत करेंगे। क्या कह सकते हैं, पर मैं चाहूंगा, वो कहते हैं मैं चाहूंगा कि ज्यादा से ज्यादा लोग ये फिल्म देखें। एक फिल्म जो है वो सैकड़ों लोगों की मेहनत से बनती है। मुझे उम्मीद है लोग इसे पसंद करेंगे। और अगर आपने ये फिल्म देखी होगी तो आप ये जान लीजिए कि इस फिल्म में जो शुरुआत में वो डिस्क्लेमर आता है ना कि हमने किसी सारे पात्र जो हैं वो काल्पनिक हैं और वो जो चीज़ होती है, इतना लंबा पैरा लिख करके आया था इस फिल्म में शुरुआत में, और उसके बाद भी आपत्ति हो गई।
अब आइए बात करते हैं 2014 की फिल्म पीके। इससे पहले 2014 में आमिर खान की ये जो फिल्म थी, इसका भी इसी तरीके से देश भर में विरोध हुआ था। फिल्म के पोस्टर और फिल्म में हिंदू देवी देवताओं को जिस तरीके से दिखाया गया था, उसको लेकर के एक विशेष विरोध हुआ। आमिर खान के खिलाफ FIR भी दर्ज की गई। कुछ हिंदू संगठनों ने आरोप लगाया कि फिल्म में हिंदू योगियों को भी नकारात्मक तरीके से दिखाया गया है। अब 2016 की बात कर लीजिए। फिल्म है लिपस्टिक अंडर माय बुर्का। ऑल इंडिया मुस्लिम तेहवर कमेटी ने यह आरोप लगाया कि फिल्म में मुस्लिम महिलाओं को गलत तरीके से दिखाया गया है, यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ आपत्ति में एक ही तरफ के लोग नहीं हैं, जिसको देखो सब चमक रहे हैं। और इसको लेकर के भी उनका यह कहना था कि हमारी भावनाएं भड़क रही हैं, आहत हो गई मिनिस्ट्री ऑफ आहत। 2018 में पद्मावत की बात कर लीजिए। दीपिका पादुकोण की ये जो फिल्म थी, ये रिलीज से पहले ही कई विवादों में फंस गई। फिल्म की शूटिंग के दौरान इसका सेट कुछ लोग थे, कुछ संगठन थे, उन्होंने तोड़ दिया। मुस्लिम शासक अलाउद्दीन खिलजी और हिंदू रानी पद्मावती के कुछ दृश्यों पर राजपूत संगठनों ने कड़ा ऐतराज जताया। तलवार वलवार लेकर के घूम रहे थे इधर से उधर। फिल्म के गानों पर भी ऐतराज किया गया। बाद में फिल्म के कुछ सीन में कुछ बदलाव हुआ, यहां तक कि फिल्म का नाम भी पद्मावती से बदलकर पद्मावत कर दिया गया। अगस्त 2022 रक्षाबंधन फिल्म, अक्षय कुमार की इस फिल्म को बॉयकॉट की धमकियां मिली। फिल्म के रिलीज से पहले फिल्म की लेखिका कनिका ढिल्लों की कुछ टिप्पणियों पर राष्ट्रीय हिंदू परिषद नाम की एक संगठन ने ऐतराज कर दिया। सितंबर 2022 में ब्रह्मास्त्र की बात कर लीजिए। अभिनेता रणबीर कपूर ने 2011 के एक इंटरव्यू में यह कहा था कि वो बीफ खाते हैं। इस बयान को लेकर के हिंदू परिषद नाम की एक संगठन ने 2022 में इस फिल्म से कुछ पहले इस मुद्दे को उछाला और फिर बैन करने की बात की और आहत हो गए। तो आप जैसे कि देख सकते हैं कि लगातार आहत का सिलसिला चलता है। जैसे एक और फिल्म आ गई थैंक गॉड 2022 में। मध्य प्रदेश के शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर को पत्र लिखकर अजय देवगन और सिद्धार्थ मल्होत्रा की आने वाली फिल्म थैंक गॉड पर पाबंदी लगाने की मांग की। उन्होंने दावा किया कि इस फिल्म में हिंदू देवी देवताओं को गलत तरीके से पेश किया गया है। ये तो कुछ उदाहरण भर हैं। फिल्म इंडस्ट्री के लोग ऐसे विरोध से परेशान भी होते हैं और डरते भी हैं, लेकिन पिछले दिनों बहुत सारे अभिनेताओं ने सामने आकर के इसके बारे में बात करना शुरू कर दिया और इस कार्यक्रम में हम लगातार उसका उल्लेख करते रहे। जैसे कि योगी आदित्यनाथ के सामने बोल पड़े सुनील शेट्टी और कोलकाता में जाकर के कुछ बयान दिए शाहरुख खान ने भी और अमिताभ बच्चन ने भी, जिनके बारे में ये कहा जाता है कि वो इन सब चीजों से दूर ही रहते हैं। सुनील शेट्टी की बात सुनिए। आज अगर हमें तकलीफ हो रही है तो कॉस्ट की नहीं, सब्सिडी की तकलीफ नहीं हो रही है, ऑडियंस की तकलीफ हो रही है। तो ऑडियंस को वापस थिएटर्स में बुलाना बहुत बहुत जरूरी है। ये एक हैशटैग जो चल रहा है, हैशटैग बॉयकॉट बॉलीवुड, आपके कहने से ही ये रुक भी सकता है। लोगों को तक ये पहुंचाना बहुत जरूरी है कि हम अच्छा भी बहुत काम कर चुके हैं। हमारे बीच एक रॉटन एप्पल तो कहीं भी होता ही है, लेकिन उसमें हम सबको आप लोग नहीं गिन सकते कि हम सब ऐसे हैं, क्योंकि फिलहाल ऑडियंस के दिमाग में यही है कि बॉलीवुड यानी हिंदी सिनेमा यानी जगह अच्छी नहीं है। हमने अच्छी अच्छी फिल्में भी की है। अब पवित्रता के नाम पर ऐसे अंध विरोध पर हमारे सहयोगी अनुराग द्वारी ने हरिशंकर परसाई की एक टिप्पणी पर ध्यान दिलाया। क्या है, आइए सुनते हैं। हरिशंकर परसाई ने लिखा था, जनता जब न्याय की मांग करती है तो उसे किसी दूसरी चीज की तरफ उलझा देना चाहिए, नहीं तो वो खतरनाक हो जाती है। जनता जब मांग करती है कि शोषण बंद हो, महंगाई कम हो, मुनाफाखोरी बंद हो, रोजगार मिले, तो उससे कहना चाहिए नहीं, तुम्हारी बुनियादी मांग है गोरक्षा। और इस तरह आर्थिक क्रांति की तरफ बढ़ती हुई जनता के कदम गाय के खूंटे से बांध देना चाहिए। उम्मीद है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नसीहत के बाद मध्य प्रदेश के गृह मंत्री का आहत सूचकांक थोड़ा कम होगा और जनता को किसी फालतू के मुद्दे के खूंटे से बांधा नहीं जाएगा। भोपाल से अपने कैमरा सहयोगी रिजवान खान और सौरभ शुक्ला के साथ अनुराग द्वारी, NDTV इंडिया। द्वारी जी भी ना, आहत सूचकांक,
अब बताइए, ये भी एक चीज हो गई, कभी ये सेंसेक्स की तरह ऊपर जाता है, कभी नीचे जाता है। खैर, प्रधानमंत्री की नसीहत का असर दिखना शुरू हो गया है। ऐसे मामलों में सबसे ज्यादा सुर्खियों में रहने वाले मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्र के तेवर ढीले तो पड़ गए। कमेंट करने से बचना चाहिए, पर उनका हर शब्द, हर बात हमारे लिए सुरोदार है और इसलिए सारे कार्यकर्ता वहां से प्रेरणा लेके आए हैं। हमारे जो आचरण और व्यवहार हमेशा उनके मार्गदर्शन से, ऊर्जा से भरते हैं और आगे भी भरे रहें। अब इसी बीच शाहरुख खान की फिल्म पठान पर जो विवाद उठे, उसके बाद गुजरात के सिनेमाघर मालिकों ने सरकार से मांग की है कि वो फिल्म के सुरक्षित प्रदर्शन में मदद करें, सिक्योरिटी मुहैया कराएं। अब बताइए, पठान मांगे सुरक्षा, पठान को सुरक्षा मांगनी पड़ रही है, और ये भी उस गुजरात में जहां पर सेंसर बोर्ड से पास हुई ये फिल्म विरोध प्रदर्शन अभी भी देख रही है। सीन भी कट गया उसके बावजूद। फिल्म की रिलीज से पहले शुरू होता है प्रचार का सिलसिला। फिल्म ट्रेलर लॉन्च, सॉन्ग लॉन्च, इंटरव्यू और अलग अलग तरह के इवेंट। पर पठान का रास्ता अलग है। वजह है इस पर उठा विवाद। इसलिए दुबई का इवेंट छोड़ दें तो यहाँ ट्रेलर लॉन्च से लेकर गानों के लॉन्च तक सब कुछ सोशल मीडिया पर हुआ। इंटरव्यू नहीं है, पर फिल्म की टीम शाहरुख की सोच दर्शकों तक पहुंचा रही है। I came to the film industry 32 years ago to be an action hero, but I missed the boat because they made me a romantic hero instead. I've only wanted to be an action hero. I mean, I love DDLJ and I love Rahul and Raj and all these good sweet boys, but I always thought I was an action hero. यहाँ अलग अलग गठजोड़ भी है। मसलन सिनेमा की सफलता का मापदंड माने जाने वाला गेटी गैलेक्सी थिएटर अपने इतिहास में पहली बार सुबह 9 बजे का शो रखेगा। शाहरुख खान के फैन क्लब युद्ध स्तर पर काम कर रहे हैं। फिल्म के पोस्टर लगाना हो या बैनर या फिर सोशल मीडिया, फैंस हर तरफ सक्रिय हैं। एक फैन क्लब SRK यूनिवर्स ने रिलीज के पहले दिन 200 से ज्यादा स्क्रीनिंग्स रखने की तैयारी की है। दूसरी तरफ गुजरात के सिनेमाघर मालिकों को फिल्म की रिलीज पर डर भी है। जब तक गुजरात की बात है तो हमारे मल्टीप्लेक्स यूनियन वालों ने पूरा CM साहब को और हर्ष संघवी जी गृह मंत्री को आवेदन पत्र दिया है, तो उन्होंने खातरी दी है कि मूवी अवश्य रिलीज होगी और आपको पूरी सुविधा मिलेगी और साथ सहकार मिलेगा सरकार की ओर से। और फिल्म में जो भी कुछ वांधाजनक दृश्य थे वो सेंसर बोर्ड ने ऑलरेडी कटवाए हैं, तो विरोध करने की जगह आपस में बैठ के इसका मामला सुलझाना चाहिए। अब पठान के वनवास का टाइम खत्म हुआ। पार्टी पठान के घर पे रखोगे, तुम्हें मारनाबाजी के लिए पठान तो आया। फिल्म हिंदी के अलावा तमिल और तेलुगु में भी रिलीज हो रही है और पैन इंडिया फिल्मों के जमाने में दक्षिण का सहयोग जरूरी है। इसलिए SS राजामौली, रामचरण और थलपति विजय से लेकर दुलकर सलमान तक ने सोशल मीडिया के जरिए ट्रेलर पर प्रतिक्रिया दी। आने वाले वक्त में एडवांस बुकिंग शुरू होगी और प्रचार और रफ्तार पकड़ेगा। मुंबई से प्रशांत सिसोदिया की रिपोर्ट। वो देश के लिए क्या कर सकता है। जय हिंद। अब देखिए, फिल्म है, फिल्म को फिल्म की तरह समझना चाहिए। एक सेंसर बोर्ड है, सरकारी एजेंसी है, वो जब फिल्म पास कर दे तो फिर वहीं बात खत्म कर देनी चाहिए, उस पर उलझे नहीं रहना चाहिए। इसीलिए अब इतनी बात कह दी, अब आइए आगे बढ़ते और अब बात करते हैं एक और अहम मुद्दे पर। दिल्ली में विरोध प्रदर्शन करने की एक खास जगह है जिसका नाम है जंतर मंतर, और आज यहां पर ओलंपिक, एशियाड, वर्ल्ड चैंपियनशिप में देश का नाम ऊंचा करने वाले और मेडल दिलाने वाले बड़े पुरुष और महिला पहलवान खिलाड़ी धरने पर बैठे हुए दिखे। इसमें टोक्यो ओलंपिक में कांस्य पदक विजेता बजरंग पुनिया थे, रियो ओलंपिक में कांस्य पदक विजेता साक्षी मलिक थी, 2022 के कॉमनवेल्थ खेलों की गोल्ड मेडलिस्ट विनेश फोगाट शामिल थी। इसके अलावा संगीता फोगाट, सत्यव्रत मलिक, जितेंद्र किन्हा समेत 30 नामी गिरामी पहलवान
धरने पर बैठे थे। लेकिन देश की शान इन खिलाड़ियों को जंतर मंतर पर आने की जरूरत आखिर क्यों पड़ी? इन खिलाड़ियों ने यह बताया है कि वो भारतीय कुश्ती फेडरेशन यानी कि रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया WFI के अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी सांसद बृजभूषण शरण सिंह की तानाशाही के खिलाफ धरने पर बैठे। ये कैसरगंज से, यूपी के कैसरगंज से बीजेपी के सांसद। लेकिन भारतीय कुश्ती फेडरेशन को वो जिस तरह चला रहे हैं उससे खिलाड़ी नाराज। इन खिलाड़ियों ने साफ कर दिया है कि स्पोर्ट्स अथॉरिटी या सरकार के खिलाफ नहीं है, वो सरकार से प्रॉब्लम नहीं है इन खिलाड़ियों, लेकिन सिर्फ और सिर्फ अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह से ये लोग नाराज हैं। उनकी शिकायत है कि सिंह साहब को अध्यक्ष पद से हटाया जाना चाहिए। बृजभूषण जी 2011 से भारतीय कुश्ती फेडरेशन के अध्यक्ष हैं और फरवरी 2019 में वो लगातार तीसरी बार अध्यक्ष बने। खिलाड़ियों की शिकायत यह है कि फेडरेशन खिलाड़ियों के आत्मसम्मान की परवाह नहीं करती, उनकी मदद नहीं करती और उनका हौसला तोड़ती है। एशियाड और कॉमनवेल्थ चैंपियन विनेश फोगाट ने तो बृजभूषण शरण सिंह पर यौन शोषण का आरोप लगाया। आप सोचिए, सेक्सुअल हैरेसमेंट का आरोप सीधा रेसलिंग फेडरेशन के चीफ पर लग रहा है खिलाड़ियों द्वारा। नेशनल कैंप्स में जो कोचेज होते हैं, सभी कोच नहीं हैं उसमें, लेकिन कुछ कोचेज हैं जो फेडरेशन के खास हैं, जो खुद शोषण करते हैं, महिला कोचों के साथ में गलत व्यवहार करते हैं। उसकी मैंने आवाज उठाई है इस बार, और उसके बावजूद भी वही चीफ कोच नेशनल कैंप में लगाए गए हैं। हाँ जी, जी। एक आपने कोचेस की बात बोली, दूसरा और जी डिमांड, और वही कोचेज जो कैंप में लड़कियां होती हैं उनके साथ में बातचीत करवाते हैं लड़कियों की, शोषण करवाने के लिए ही। और अध्यक्ष जी ने खुद पता नहीं कितनी लड़कियों का शोषण किया आज तक। फेडरेशन ने मेरे को कितना मेंटल टॉर्चर किया था, मैं किसको बताऊं। जब मैंने वो आर्टिकल लिखा था, काफी लोगों ने बोला कि ये एक कवर अप करने के लिए, कवर अप नहीं था वो एक रियल स्टोरी थी एक एथलीट की, और हर एक एथलीट को पता है कि हम किस दौर से गुजर रहे हैं। इतना मेंटल टॉर्चर हुई थी कि मैं मरने तक स्टेज तक चली गई थी। मैं हर दिन खुदकुशी करने की सोच रही थी। क्या मैं अगर मेरे को कुछ हो जाता, मेरी फैमिली क्या करती, मतलब मेरे बाद कौन जिम्मेदारी लेता इस चीज की। और मैं आज भी बोल रही हूँ, अगर किसी भी खिलाड़ी को कुछ भी होगा रेसलिंग में, तो प्रेसिडेंट, देश जो हमारे रेसलिंग प्रेसिडेंट है वो जिम्मेदार रहेंगे, हमारी फेडरेशन जिम्मेदार उस चीज की। हर टूर्नामेंट हर एक महीने में रखा हुआ है और वो खेलना जरूरी है। अगर कोई बच्चा नहीं खेल पाता, क्योंकि सब अपने घर परिवार से इतना मतलब नहीं इन्वेस्ट कर सकते हैं, इतनी दूर दूर टूर्नामेंट होते हैं, और जो नहीं खेलने जाता कोई इंजरी की तरफ बैन कर देते हैं। मैंने खुद देखा फेडरेशन के बाहर छोटे छोटे बच्चे ऐसे बैठे हैं कि हम माफी मिल जाए और हमें आगे खेलने का मौका मिले। मन करता है तो माफी मिलती है, मन नहीं करता है तो भगा दिया जाता है फेडरेशन से। डिमांड यही है कि खिलाड़ी देखिए, ये हमारे साथ हो रहा है जो कई साल से रिजल्ट दे रहे हैं। हम 2013 से मैं सीनियर कैंप में हूँ, 2012 में आया था, मैं तब से रिजल्ट दे रहा हूँ, और विनय सर भी तब से हैं। तो आज तक हमने कोई ऐसा टूर्नामेंट नहीं किया हमने देश के लिए मेडल ना जीता हो। हमारी डिमांड जो है, हम वो उनको ये नहीं बोल रहे कि हमारा घर बना के दीजिए आप, या हमारे को अच्छी अच्छी गाड़ियाँ दीजिए। जो रेसलिंग के रिलेटेड होती है वही चीज़ें हम उनसे मांगते हैं, वो हमारी पूरी नहीं हो पाती। ये सभी खिलाड़ी अपनी मांगों को लेकर कल सुबह 10 बजे फिर जंतर मंतर पर बैठने जा रहे हैं। ये कोई एक दिन का सांकेतिक प्रदर्शन नहीं था, फिर आएंगे। अब आइए ये भी जान लेते हैं कि भारतीय कुश्ती फेडरेशन के जो अध्यक्ष हैं बृजभूषण शरण सिंह, जिन पर इतना गंभीर आरोप लगा है कि आप मनमानी करते हैं, आप यौन शोषण करते हैं, उन्होंने खिलाड़ियों के इन आरोपों पर क्या बोला? अब डिनायल में चले गए, इनकार कर दिया। उनका दावा है कि अगर यौन शोषण के आरोप सही पाए गए तो वो खुद को फांसी लगा लेंगे। उन्होंने कहा कि वो जांच के लिए तैयार है। सेक्सुअल असॉल्ट का विनेश फोगाट के लिए कि बृजभूषण और WFI के जो हेड है उन पर सेक्सुअल असॉल्ट का उन्होंने आरोप लगाया है। तो आप सेक्सुअल असॉल्ट पे पहले जवाब दीजिए। सबसे बड़ा जो आरोप विनेश ने लगाया है, क्या सामने कोई है? मैं कहना चाहता हूं कि सामने कोई है कि जो कह दे कि फेडरेशन ने
कभी किसी खिलाड़ी का शोषण किया हो? क्या सामने नहीं होना चाहिए? कोई सामने तो होना चाहिए, कोई तो होना चाहिए सामने कि सांसद जी ने, ब्रजभूषण सिंह जी ने, फेडरेशन के जो अध्यक्ष हैं, उन्होंने फला खिलाड़ी का शोषण किया है। सामने होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। कौन है ये ब्रिजभूषण शरण सिंह? लगातार 6 बार सांसद रहे हैं और ये पहली बार विवादों में भी नहीं आए हैं। आपको ये चीज बता दें, कहीं आपको ये लग रहा हो कि बेचारे फंसाया जा रहा है, कि सारे बड़े बड़े मेडल जीते हुए देश को इतना गौरवान्वित महसूस करने वाले खिलाड़ी जो हैं वो सब इनको फंसा रहे हैं, तो आपको ये बता दें कि पहली बार नहीं हो रहा है, विवाद में पहली बार नहीं है। दिसंबर 2021 में उन्होंने रांची में अंडर 15 नेशनल्स के दौरान उस समय विवाद खड़ा किया जब उन्होंने एक पहलवान को थप्पड़ मार दिया। हाई हैंडेडनेस तो इनकी तभी दिख गई थी। ये पहलवान अधिक उम्र होने के कारण अयोग्य ठहराए जाने के बाद टूर्नामेंट में भाग लेने पर जोर दे रहा था। थप्पड़ मारने के बाद ब्रिजभूषण शरण सिंह ने दलील दी कि वो पहलवान अपनी सिफारिश का दबाव बना रहा था। तो सवाल यह है कि अगर कोई पहलवान या कोई इंसान दबाव बना रहा है या कोई चीज अगर बोल रहा है या अपनी बात सामने रख रहा है, तो ये जो सांसद हैं, ये जो कुश्ती फेडरेशन के अध्यक्ष हैं, इनको इजाजत मिल जाती है कि उठा करके हाथ छोड़ दें, थप्पड़ मार दें। ये पहलवानी क्यों कर रहे हैं ब्रिजभूषण शरण सिंह? और क्या इस पर एक निष्पक्ष जांच नहीं होनी चाहिए? सोचिए जरा, देश के टॉप खिलाड़ी, कितना करेज लगता होगा अपनी ही फेडरेशन के खिलाफ जाने में। देश के टॉप खिलाड़ी आंदोलन पर बैठे हुए और एक स्वर में एक ही बात बोल रहे हैं, तो क्या सब गलत है और एक ब्रिजभूषण शरण सिंह ही सही है? क्या जांच जरूरी नहीं? आइए रुक करते हैं हमारी एक और खबर पर। बेरोजगारी एक ऐसा मुद्दा है जो देश में युवा वर्ग को खास तौर पर परेशान कर रहा है। आए दिन सरकारों के सामने यह सवाल उठता है और आंकड़े चीख चीख कर कहते हैं कि बेरोजगारी से निपटने के दावे कमजोर साबित होते जा रहे हैं। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी यानी कि CMIE, ये कौन सी एजेंसी है जो कि आपको बेरोजगारी का डेटा देती है? इसके मुताबिक बीते दिसंबर में ही भारत में बेरोजगारी दर 8% तक बढ़ी, जबकि 2020 और 2021 के अधिकतर दौर में यह 7% के ऊपर रही। तो ऐसे दौर में जब बेरोजगारी की चर्चा जोरों पर है, तो अगर कोई कंपनी लोगों को निकालती है, ये तो बात सामने सुर्खियों में आ ही जाएगी। एक तरफ बेरोजगारी, उसके ऊपर से और बेरोजगारी में लोग ढकेले जा रहे हैं। खास तौर से बड़ी कंपनियां अगर कर्मचारियों की छटनी करती है तो चिंता और ज्यादा बढ़ जाती है, दूर तक जाती है। हाल ही में कई बड़ी टेक कंपनियों में बड़े पैमाने पर छटनियां हुई हैं, भारत में ही नहीं दुनिया में भी हुई हैं। इस मुद्दे पर अध्ययन करने वाली कंपनी चैलेंजर ग्रे एंड क्रिसमस के मुताबिक साल 2022 में दुनिया की 965 टेक कंपनियों ने 1.5 लाख से ज्यादा कर्मचारियों की छटनी की है। ये छटनियां 2008 और 2009 की मंदी से भी ज्यादा है। सोचिए, 2009 में कहा गया था ना बहुत तगड़ा रिसेशन हुआ है, अब देखो कितनी छटनियां हो रही हैं। भारत समेत दुनिया भर में हर दिन टेक कंपनी औसतन 1600 लोगों की छटनी कर रही है। दुनिया में आर्थिक मंदी की आहटों के बीच यह तादाद अब बढ़ती जा रही है। अब एक नजर दुनिया की बड़ी कंपनियों पर भी डाल लेते हैं। टेक कंपनियों में क्या छटनी हो रही है, आइए आपको दिखाते हैं। अमेज़न की अगर बात करें, बहुत बड़ी कंपनी है अमेज़न, उसने जनवरी में 18,000 छटनियां की। 18,000 लोगों को अमेज़न ने निकाल दिया। मेटा, फेसबुक वाली मेटा जो फेसबुक से मेटा हो गई है, इसने बीते नवंबर में 11,000 छटनियां की। और तो और ट्विटर, जिसको अभी इलॉन मस्क साहब ले गए, अक्टूबर जो महीना था 2022 का, उसमें 50% कर्मचारी जो हैं वो निकाले इलॉन मस्क टेक ओवर और ये सारी चीजों के बीच में। सेल्स फोर्स एक और कंपनी है
एक बड़ी आईटी कंपनी है, उसने भी 8000 छटनियां कर दी गई। अब दुनिया की सबसे बड़ी टेक कंपनियों में एक और है कंपनी जिसका नाम है माइक्रोसॉफ्ट। ये भी दुनिया भर में हजारों छटनियां कर रही है। उन्होंने ऐलान कर दिया है इस बात। इस मुद्दे पर अभी माइक्रोसॉफ्ट ने किसी टिप्पणी से इनकार किया है। उन्होंने टिप्पणी नहीं दी है कि हम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। भारत में ही छटनी के आंकड़ों पर निगाह रखने वाली कंपनी INC 42 इंक 42 के मुताबिक 2022 में भारत में करीब 65 स्टार्टअप कंपनियों ने 20,484 लोगों को नौकरी से निकाला। जरा फुल फ्रेम जाते हैं इस ग्राफिक पर ताकि आपको आइडिया हो जाए कि 2022 में भारतीय कंपनियों में छटनी किस तरीके से हुई है। ये आप अपने स्क्रीन पर देख लीजिए। फरवरी 120। अच्छा, इसमें कौन कौन सी कंपनियां हैं? अनअकैडमी, सी, लीडो, बायजूस, उड़ान, कार्स 24, एम फाइन, टॉपर, ये सब बड़ी बड़ी कंपनियां हैं। और इन सब कंपनियों में एडटेक कंपनीज भी हैं। बार ग्राफ के माध्यम से आप देख सकते हैं कि कितने लोगों की छटनी हुई है। फरवरी 2022 में 180, मार्च में 830, अप्रैल में 1150, मई में 2109, 2211, 1250। औसतन हर महीने आप देखिए करीब हजार एक लोग जो हैं उनकी छटनी ये बड़ी कंपनियां कर रही हैं। अब लिंक्डइन पर गो मैकेनिक के को-फाउंडर अमित भसीन ने क्या लिखा है, आइए आपको वो बता दूं। वो कहते हैं कि हर कीमत पर कंपनी का विकास ध्यान में रखने के दौरान हमने फैसलों में गलतियां की हैं। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में भी ये रीस्ट्रक्चरिंग यानी कि पुनर्गठन दर्द भरा है और ये होने भी जा रहा है और दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमें अपने कर्मचारियों में से 70% को जाने देना होगा। 70% स्टाफ उड़ा दिया गया। हमारे बिजनेस का ऑडिट एक थर्ड पार्टी फर्म करेगी। टेक कंपनियों में हो रही इन छटनियों पर और ज्यादा जानकारी दे रही हैं हमारी सहयोगी साक्षी बजाज। आईटी इंडस्ट्री को हर रोज एक नया झटका लग रहा है। टेक जायंट माइक्रोसॉफ्ट से लेकर कार रिपेयर स्टार्टअप गो मैकेनिक तक रिपोर्ट्स के मुताबिक हजारों लोगों की जॉब्स अब माइक्रोसॉफ्ट में खतरे में हैं। Amazon, मेटा, ट्विटर में काफी सारे जॉब कट्स के अनाउंसमेंट्स के बाद ये अनाउंसमेंट्स आ जाई हैं। एक स्टेटमेंट में माइक्रोसॉफ्ट ने एनडीटीवी से ये कहा है कि वो इस मुद्दे पे अभी कुछ भी कमेंट नहीं देना चाहेंगे और दे सकेंगे। और गो मैकेनिक के जो को-फाउंडर हैं अमित भसीन, उन्होंने लिंक्डइन पे ये स्टेटमेंट कहा है और ये लिखा है कि उनसे और उनकी टीम से एरर्स इन जजमेंट यानी कि काफ़ी सारी गलतियां हुई हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि लगभग 70% जो जॉब्स हैं और वो जाएंगी और थर्ड पार्टी फर्म जो है वो भी गो मैकेनिक का अब ऑडिट करेगी। अब एक्सपर्ट्स के मुताबिक उन्होंने ये कहा है कि यूएस और यूरोप की जो इकोनॉमीज़ है उनमें अभी काफ़ी सारी मुश्किलें चल रही हैं। काफ़ी सारा एक मुश्किल समय है जो वो इकोनॉमीज़ देख रही हैं और इसलिए उन्होंने कहा कि जो जॉब्स हैं वो हट रहे हैं, खासकर ई कॉमर्स, स्टार्टअप्स और टेक जैसे सेक्टर्स में, जहां पर फंडिंग और जो क्लाइंट्स का जो लिंक है वो उन मार्केट से ही है और वहां पर इसका असर जो है वो ज़्यादा देखने में मिल रहा है। Hello. As per me, these massive layoffs are happening across only two sectors in India, primarily the tech sector and the e-commerce sector. And both of these sectors are outward looking. One is export oriented and the e-commerce sector is funded by a lot of capital from abroad. So both of these sectors are reeling under issues which are being faced by the developed markets or the Western economies, due to which the tech layoffs which have now started in US across the Silicon Valley is permeating to Indian tech and e-commerce sector as well. Indian manufacturing and the rest of the Indian economy, which is self-contained and inward looking, is actually giving a huge thumbs up in terms of hiring intent. A recent report by Team Lee's report of employment has suggested across 300 manufacturing companies have suggested that the hiring intent in manufacturing, in FMCG, EV, agrochemicals, various sectors, pharmaceuticals is actually going strong. Thank you. छोटे ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। ब्रेक के बाद जब आएंगे तो आपको ले चलेंगे हॉट एयर बलून की एक सवारी। कहां? काशी नगरी।
खबरों की खबर में आपका एक बार फिर से स्वागत है। वाराणसी में 4 दिन का हॉट एयर बलून फेस्टिवल चल रहा है। ये गुब्बारे गंगा और बनारस के घाटों की नई छटा दिखा रहे हैं। आइए देखते हैं कुछ दृश्य। सदियों पुराना बनारस, सदियों पुरानी गंगा। लेकिन बनारस में उत्तरायण बहती गंगा के इन अर्धचंद्राकार घाटों को पहली बार इस तरह गुब्बारों से देखा जा रहा है। 4 दिन का ये बैलून समारोह बनारस का पर्यटन विभाग करा रहा है। ये बलून देखिए, बलून तो बाहर के ही हैं। इसमें 5 यूके के हैं, 1 यूएस के हैं, पायलट जो हैं कनाडा के, 1 इंडिया के, 1 स्पेन के, इस तरह 10 लोग हैं टोटल। तो उसके बाद ही मतलब ये टोटल 10 पायलट हैं बाहर के। एक बैलून में अगर कितनी कैपेसिटी? देखिए कैपेसिटी एक 14 सीटर है, एक 7 सीटर है, कोई 2 सीटर है, 3 सीटर, ऐसे करके कुल 30 की कैपेसिटी है। बनारस के कामाख्या इलाके में सेंट्रल हिंदू स्कूल के मैदान में चल रहा ये समारोह। इन गुब्बारों में आग के जरिए गैस भरी जाती है। रोमांच यहीं से शुरू होता है, जो आसमान की उड़ान के साथ चरम पर पहुंच जाता है। 80 घाट से विश्वनाथ कॉरिडोर तक का बनारस का ये नज़ारा लोग बस देखते ही रह जाते हैं। निश्चित ही बहुत भयंकर नज़ारा है। जिस तरह के नज़ारे यहाँ से दिख रहे हैं, हम कभी कल्पना भी नहीं कर सकते। और निश्चित रूप से यहाँ यात्रा करके ही इन चीज़ों को समझा जा सकता है, देखा जा सकता है। निश्चित रूप से काशी इसी वजह से जो है पर्यटन के रूप में इस मुकाम पे जा पहुंचा है। और इस तरह की बहुत ज़रूरत है और इसका भरपूर लुत्फ ले रहे हैं पर्यटक। दुनिया के सबसे पुराने शहर को आसमान से देखना किसी रोमांच से कम नहीं है और विदेशों से आए पायलट भी रोमांचित हैं। It's an amazing place to fly. उड़ने के लिए बहुत अच्छी जगह है। स्कूल सेंटर से उड़ान भरी, पूर्वी दिशा में सूर्योदय और गंगा का नज़ारा बहुत बेहतरीन है। वाकई में कमाल की जगह है। And that's just such an amazing sight to fly over the Ganges. समारोह में 10 गुब्बारे हैं जो हर दिन सुबह 6 बजे 30 लोगों को लेकर उड़ान भरते हैं। मगर बहुत सारे लोग मायूस भी हैं कि उन्हें इस उड़ान का हिस्सा बनने का मौका नहीं मिल पा रहा है। सुबह सूरज के निकलते ही गंगा का सुनहरा पानी और बनारस के घाट हमेशा से लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करते रहे हैं, लेकिन इसकी खूबसूरती आसमान से देखना एक अलग तरह का रोमांच पैदा करता है। और इन दिनों हॉट एयर बैलून फेस्टिवल के जरिए लोग इसी रोमांच का अनुभव कर रहे हैं। वाराणसी से पुरुषोत्तम के साथ अजय सिंह, एनडीटीवी इंडिया। खबरों की खबर में बस इतना ही। नमस्कार।